हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में, जो बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट थर्मल फिजिक्स का एक पार्ट है, चैप्टर सेकंड का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में हमने विस्कोसिटी के बारे में डिस्कशन कर दिया था। हमने बता दिया था कि विस्कोसिटी एक ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होता है और वो कैसे फ्लो ऑफ पार्टिकल्स का अपोज करता है। इन सेम वे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी के बारे में, या इसी को कहते हैं हम लोग हीट कंडक्शन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी या हीट कंडक्शन, इसका मतलब देखो जनरली क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई बॉडी है, इसका एक पार्ट हॉटर है और दूसरा पार्ट कोल्डर है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने एक बॉडी ले लिया, या सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पर एक सिस्टम लिया है। इस सिस्टम का एक एंड जो है गर्म है और दूसरा एंड जो है ठंडा है। ठीक है ना, यहाँ पर TH लिखने का सेंस क्या है कि इधर का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे TH जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और कह सकते हो कि जो TC टेम्परेचर है, यानी कि एक कूल बॉडी है, तो कह सकते हो इसका टेम्परेचर कम होगा। जाहिर सी बात है कि जो बॉडी गर्म होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो बॉडी ठंडी होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, आपने एक चीज़ तो एनालाइज किया ही होगा अपने एवरीडे लाइफ में कि अगर सपोज कर लो कि हम खाना बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम खाना बनाते हैं और उस बर्तन को या जो कंटेनर है उस कंटेनर को उठाकर हम नीचे रखते हैं, अगर हम फर्श पे रख दें या कह सकते हो कि किसी रैक पर रख देते हैं, तो हम देखेंगे कि जिस सरफेस पे हमने उस बर्तन को रखा है वो सरफेस धीरे धीरे करके गर्म हो जाता है। ठीक है, और जो कुक्ड फूड, ऐसे कैसे कुकिंग फूड जो है, जो खाना बना हुआ है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हीट का कहीं ना कहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन उस कह सकते हो जो जिसमें कुकिंग हुआ जिस बर्तन में, उस बर्तन से कह सकते हो जिस सरफेस पे रखा गया है उस सरफेस पे हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन हम अपने एवरीडे लाइफ में हर जगह लगभग हमें देखने को मिलता है कि जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल होता है। ऐसा सिर्फ हीट की ही बात नहीं करो, चाहे चार्ज की बात कर लो या फिर एनर्जी की बात कर लो। ठीक है, एनर्जी में हीट एनर्जी भी आ जाएगा, दोनों ही कंडीशन में, या वेलोसिटी की बात कर लो, मोमेंटम की बात कर लो, हमेशा जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हायर टू लोअर होता है। ठीक है, हायर टू लोअर क्यों होगा? अब जाहिर सी बात है जिसके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगा वही दूसरे को टेम्परेचर दे सकता है। अब मान लो जैसे इसका हीट ज़्यादा है, तो जब इसका हीट ज़्यादा है तो इसमें से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किधर होगा? कोल्डर बॉडी में होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट एनर्जी होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, शायद आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा dQ/dt, इसको हम लोग हीट करंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, dQ/dt को क्या बोलते हैं हम लोग? हीट करंट बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आपने पढ़ा होगा, या dQ/dt पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो Q है वो चार्ज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और यहाँ पर जो हमने Q लिखा है, यह Q हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हीट करंट। ठीक है ना, तो हीट करंट को कह सकते हो क्या? dQ/dt को हम लोग हीट करंट भी बोलते हैं। यहाँ पर जो हीट करंट होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो हीट करंट होता है वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, दूसरा, ये जो इसके बीच की जो गैपिंग है, जैसे मान लेते हैं एक सरफेस, ये वाला पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, इस सरफेस के बीच में कुछ गैपिंग है, तो इस गैपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जाहिर सी बात है गैपिंग ज़्यादा होगी तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कम हो पाएगा, गैपिंग अगर कम होगा तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब आप खुद से सोचिए कि अगर मान लो एक कंटेनर हमने रखा है यहाँ पे, या यहाँ पे मान लो हीट है, यहाँ पे हम क्या लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी ऐसे जला रहे हैं। ठीक है, कोई बर्तन हमने यहाँ पे रख दिया, इसके जस्ट ऊपर रख दिया है कि हीट जो है आग के जो फ्लेम यहाँ से निकल रहा है उसके कांटेक्ट में है, और दूसरा बर्तन हमने यहाँ पे कहीं दूर रख दिया, तो हम जाहिर सी बात कह सकते हैं कि ये वाला बर्तन ज़्यादा गर्म होगा, ये वाला बर्तन कम गर्म होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हॉटर बॉडी है, इस हॉटर बॉडी के कंपेरिजन में ये बॉडी काफ़ी दूर है, और यदि काफ़ी दूर होगा तो कह सकते हो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये काफ़ी क्लोजर है तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन फास्टर होगा। मीन्स वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो हीट करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के डिस्टेंस के। अगर ये डिस्टेंस h है तो यहाँ पे h लिख लोगे, अगर इस डिस्टेंस को हमने d मान लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम d लिख सकते हैं। ठीक है,
अगर इस डिस्टेंस को हम आर सपोज करें, आर लिख सकते हैं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी डायरेक्टली नहीं है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा एक और फैक्टर है, ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कहोगे सर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? अब खुद से सोचो कि जो हॉटर बॉडी है, हॉटर बॉडी का एरिया मान लो ज़्यादा है और कोल्डर बॉडी का एरिया भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एरिया इसका कॉन्टेक्ट में आ सकता है। अगर देखें ये मान लो एक कोल्डर बॉडी है, एक हॉटर बॉडी है, ठीक है, इसको हमने मान लिया हॉटर बॉडी जिसका टेम्परेचर TH है, और दूसरा कोल्डर बॉडी है, इसका टेम्परेचर TC हमने मान लिया। अगर इसका एरिया ज़्यादा एरिया टच में आएगा तो कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, और यदि कम एरिया टच में आएगा तो कह सकते हो कम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कम होगा। यानी कि कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हीट करंट है, हीट करंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर कह सकते हो जो एरिया है इसका, सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके बीच की जो गैपिंग होगी, इस गैपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा कि हीट करंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एरिया को दूसरे साइड में लेके आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा dQ/dt विल बी डायरेक्ट, सॉरी यहाँ पे A जब इस साइड आएगा तो इंटू 1/A हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TH माइनस TC/D। D क्या है? D जो है डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे D को हम अगर R सपोज करते तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता? R, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाता? R हो जाता। ठीक है, अब देखना यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमें क्या मिल गया, मिल गया चेंज इन हीट, या कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्फेसेस, यानी कि इन दोनों सर्फेस के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इस फार्मूले की हेल्प से समझते हैं, यहाँ सपोज कर लो कि जो पहला हमारा लेयर है, पहला लेयर का टेम्परेचर यहाँ पर कुछ गिवन है, दूसरे लेयर का टेम्परेचर गिवन है, और तीसरे लेयर का टेम्परेचर गिवन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 लेयर हैं फ्लूइड के। ठीक है, जो दूसरा लेयर है, दूसरे लेयर के टेम्परेचर को हमने T रखा, और इस दूसरे लेयर से कह सकते हैं यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने Z सपोज कर लिया है। ठीक, तीनों लेयर के बीच की जो गैपिंग है, यानी कह सकते हो इन 2 लेयर के बीच की गैपिंग लैम्डा है, और इन 2 लेयर के बीच की गैपिंग भी कितनी है? लैम्डा है। लैम्डा को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, तो कह सकते हैं कि इनके बीच की जो गैपिंग है, गैपिंग कितनी है? लैम्डा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि दोनों में इक्वली सेपरेशन है। ठीक है, एक और चीज़ देखो, अगर सेपरेशन इक्वली होगा, हमने यहाँ पे लिखा है कि जो ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है और नीचे वाले सरफेस का टेम्परेचर कम है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखा है, dT/dz इंटू लैम्डा। ये क्या है? ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, अभी हम यहाँ पे फाइंड करने वाले इसी चीज़ को, टेम्परेचर ग्रेडियंट को। हम देख रहे हैं कि अगर ये मान लो इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है और नीचे वाले का टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो सिंपली कह सकते हैं क्या कि जो ऊपर वाला सरफेस होगा, ऊपर वाले सरफेस के मालिक्यूल इस मिडिल सरफेस के मालिक्यूल को कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे, कुछ हीट एनर्जी देंगे। ठीक है ना, तो तीसरा लेयर है, तीसरे लेयर के मालिक्यूल दूसरे लेयर को कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे लेयर का टेम्परेचर कम है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पहले और दूसरे सरफेस की, तो जो पहला सरफेस होगा, पहले सरफेस का टेम्परेचर कम है, दूसरे सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है, मीन्स यह इसके इफेक्ट को थोड़ा कम करेगा, इसके टेम्परेचर को इफेक्ट को कम करेगा। ठीक है ना, यानी कि ये इसी से हीट लेगा, जो पहला लेयर है दूसरे लेयर से हीट लेगा। ठीक, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर? ठीक है, एक लेयर से दूसरे लेयर में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट है। जैसे हमने विस्कोसिटी के केस में बताया था कि वहाँ पर कह सकते हो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या है कि अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट उत्पन्न होगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके उन वीडियोस को देखें, बड़ा ही बेहतर क्लियर समझ में आ जाएगा आपको कि ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या है, या वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, सॉरी विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है बड़े बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सेकंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी में हम देख रहे हैं कि जिसका टेम्परेचर कम होगा उसमें जो, जस्ट मिनट, हाँ देखिएगा,
जिसका टेम्परेचर कम होगा इस बॉडी में हॉटर बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, क्योंकि सभी का लेयर का टेम्परेचर अलग अलग है, और जब भी लेयर का टेम्परेचर अलग अलग होगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो वी कैन से एज वी नो दैट, या ऐसे लिख सकते हो द चेंज इन हीट, या ट्रांसफर ऑफ हीट लिख सकते हैं आप, द चेंज इन हीट यानी Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक है, जो Q होगा वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा Z। बोलो हो जाएगा कि नहीं? डेल्टा Z क्या है? डेल्टा Z इनके बीच का सेपरेशन है, यानी पहला लेयर और दूसरे लेयर के बीच का सेपरेशन कितना है? डेल्टा Z है मान लो, और इसके लेयर के बीच का सेपरेशन क्या है? डेल्टा Z है। ठीक है, यानी कि जो लेमडा जो वैल्यू है इसी को हमने यहाँ पे डेल्टा Z लिखा है, अगर लेमडा होता तो लेमडा लिख लेते, यानी कह सकते हैं कि Q है, Q यानी कि Q मतलब क्या है? हीट है, द चेंज इन हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या है? चेंज इन हीट हो गया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, तो इन सब को हमने हाइड कर दिया, सिर्फ लिख दिया Q को, तो Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T अपॉन डेल्टा Z। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, इस कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T अपॉन डेल्टा Z, और यहाँ पे माइनस सिंबल लगा देंगे। कहोगे सर माइनस सिंबल लगाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो माइनस सिंबल होगा वो ये बताता है कि जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ग्रेडियंट के यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायरेक्शन किधर होगा? लोअर टू हाई, और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किधर से किधर होगा? हाइयर टू लोअर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन को लगाया गया है। ठीक है, तो लगभग ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अब इसको चाहे तो जल्दी से नोट करें आप, मैं तब तक इसे रब करता हूँ, और रब करके आगे बढ़ता हूँ, अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाता हूँ। सो गाइस, आइए इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सपोज कर लो कि हमने बताया कि यहाँ पर जो भी लेयर हैं, 3 लेयर्स दिए हुए हैं, जिसमें ये दूसरा लेयर था, ये हमारा पहला लेयर है, और ये था तीसरा लेयर। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका था? थर्ड लेयर का, और उसके बाद में मिडिल वाला जो टेम्परेचर है लेयर का वो T हमने माना था, और इधर जो टेम्परेचर था T माइनस DT अपॉन DZ इंटू लेमडा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाउनवर्ड आएंगे, या कह सकते हो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकते हैं, या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपवर्ड से इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले याद करो कि हमने आपको एक चीज़ बताया था कि टोटल अगर कोई सिस्टम है, सपोज कर लो कि हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में यदि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है इस सिस्टम में, ऐसे एक यूनिट वॉल्यूम है, इस यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक एक्सिस के अलॉन्ग n/3 होगा, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया, इधर मानते हैं ये y एक्सिस हो गया, और इधर क्या हो गया? z एक्सिस। और हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग, या फिर y एक्सिस के अलॉन्ग, या फिर z एक्सिस के अलॉन्ग, तीनों ही एक्सिस के अलॉन्ग जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। यानी कि n मॉलिक्यूल में कह सकते हैं कि n/3 इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, n/3 इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और n/3 मॉलिक्यूल ही इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें हमने एक और चीज़ बताया था, याद करो कि n/3 तो ये दोनों एक्सिस को मिलाकर, जैसे पॉजिटिव x और नेगेटिव x दोनों को मिला करके है, तो एक डायरेक्शन में कितने होंगे, यानी कि सिर्फ अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन की बात करें या सिर्फ नेगेटिव x डायरेक्शन की बात करें तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो कह सकते हो n/3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी कि n/6 मॉलिक्यूल होंगे। तो सिंपली कह सकते हैं क्या कि एक एक्सिस के एक डेविएशन के अलॉन्ग, एक डेविएशन मतलब एक डायरेक्शन के अलॉन्ग, जैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें तो n/6 मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या कह सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, पर यूनिट एरिया देखिए कितना हो जाएगा, 1/6 n इंटू एवरेज स्पीड। इस चीज़ को हमने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि ये कहाँ से वैल्यू आया है।
आप बहुत ही बेहतर समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लें एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका हम जानते हैं कि ऐसे कह सकते हैं n/6 इंटू एवरेज स्पीड, इतने मालिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, इतने मालिक्यूल कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं, या यहाँ से कह सकते हैं बीच वाले से नीचे वाले लेयर में जा सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर टोटल थर्मल एनर्जी की बात करें, टोटल कितना थर्मल एनर्जी क्रॉस करेगा फ्रॉम थर्ड लेयर टू सेकंड लेयर, ठीक है। अगर हम देखें कि टोटल कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या लिखा हूँ देखिएगा, टोटल थर्मल एनर्जी क्रॉसिंग लेयर 2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेयर थर्ड लिखना था, फ्रॉम लेयर थर्ड, ठीक है। तीसरे लेयर से देखते हैं दूसरे लेयर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसे कह सकते हैं कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कह सकते हैं, हमने भी जस्ट बताया कि जो ऊपर वाला लेयर होगा वो इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, जो नीचे वाला लेयर होगा वो इसके टेम्परेचर के इफेक्ट को घटाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा इसका टेम्परेचर कितना है, T+dT/dz इंटू लेमडा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, पहले तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया n/6 इंटू एवरेज स्पीड, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया पर हो गया ये, ठीक है। और mCv इंटू T+dT/dz इंटू लेमडा, ये तुम्हारा टोटल हीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे C क्या है, C है स्पेसिफिक हीट है, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए हमने यहाँ पे सी भी लिखा है, स्मॉल सी है, ठीक है ना, कैपिटल सी ना समझ लीजिएगा, ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये क्या है, स्मॉल सी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम थर्ड लेयर टू सेकेंड लेयर, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो टोटल थर्मल एनर्जी क्रॉसिंग फ्रॉम लेयर सेकेंड टू फर्स्ट, ठीक है ना, पहले से दूसरे लेयर से पहले लेयर में देखो कितना एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। या ऐसा ना कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो लेयर है दूसरे लेयर के थर्मल एनर्जी को कितना डिक्रीज करेगा, अगर ऐसे भी लिख दें तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 1/6 n इंटू एवरेज स्पीड इंटू mCv। अब देखिएगा इसका टेम्परेचर कितना है, हम देख रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट इसका घटाया जाएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं T-dT/dz इंटू लेमडा, ठीक है। हेंस यहाँ पे कह सकते हैं क्या, देन टोटल चेंज इन एनर्जी, यहाँ पे लिखते हैं टोटल चेंज इन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं एक जो वैल्यू है वो इफेक्ट को बढ़ा रहा है, टेम्परेचर को इफेक्ट को बढ़ा रहा है, और दूसरा वैल्यू टेम्परेचर के इफेक्ट को घटा रहा है। यानी कि अगर हम नेट की बात करें तो जो इफेक्ट को घटा रहा है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा, और जो इफेक्ट को बढ़ा रहा है उसे प्लस करना पड़ेगा। यानी इस वाले वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो सिंपली हमें मिल जाए कितना, 1/6 n इंटू एवरेज स्पीड m इंटू CV, यहाँ पे T+dT/dz इंटू लेमडा हो गया, ठीक है ना, माइनस। अब देखो इसके कारण इसका इफेक्ट कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, टोटल एनर्जी है, ठीक है ना, ये टोटल एनर्जी है इसका, किसके कारण, तीसरे वाले लेयर के इफेक्ट के कारण, और ये इसका टोटल एनर्जी बन रहा है किसके कारण, पहले वाले इफेक्ट के कारण। तो टोटल एनर्जी अगर हम नेट एनर्जी फाइंड करना चाहें तो जो पहले वाले लेयर के थ्रू जो इफेक्ट है इस पर उसको माइनस करना पड़ेगा दूसरे वाले लेयर के इफेक्ट के वैल्यू में से, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं, इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, 1/6 n इंटू एवरेज स्पीड mCv T-dT/dz इंटू लेमडा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इन दोनों वैल्यू में से अगर हम चाहें तो इन टर्म्स को कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, इन वैल्यू में से इसको कॉमन हमने निकाल लिया, यहाँ पर देखिएगा क्या बच जाएगा, T-dT/dz इंटू लेमडा, ठीक है। यहाँ पे T से T हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, dt/dz इंटू लेमडा, dt/dz इंटू लेमडा। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें 1/6 n इंटू एवरेज स्पीड इंटू mCv इंटू 2dt/dz इंटू लेमडा। 2 से कट जाएगा 3 बार में, और हमें Q का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, Q
Q इज इक्वल टू, देखिए ये वाला इक्वेशन हमने पहले निकाला था, जैसे ये नेगेटिव हमने वैल्यू फाइंड किया था ट्रांसफर ऑफ हीट का, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा K इंटू डी टी अपॉन डी जेड, ठीक है। ये क्या K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिएगा Q का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा 1/3 N इंटू एवरेज स्पीड इंटू M इंटू CV इंटू डी टी अपॉन डी जेड इंटू लेमडा, ठीक है ना। सिंपली क्या कर लो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, पहले और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर कर लो, ठीक है। उसको कंपेयर करने के लिए देखिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑन कंपेयरिंग, ऐसे लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिएगा क्या मिल जाएगा। जब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा K डी टी अपॉन डी जेड इंटू लेमडा, सॉरी यहाँ पे लेमडा नहीं है, विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे मिल जाएगा 1/3 N इंटू एवरेज स्पीड इंटू M CV इंटू डी टी अपॉन डी जेड इंटू लेमडा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे डी टी अपॉन डी जेड से कैंसिल हो गया और हमें K का वैल्यू मिल जाएगा, K इज इक्वल्स टू मिलेगा 1/3 N इंटू एवरेज स्पीड इंटू M इंटू CV इंटू लेमडा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेमडा का वैल्यू हमने अपने प्रीवियस वीडियो में निकाला था, लेमडा का वैल्यू होता है 1/√π(N)d का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं और इसको रख के सॉल्व कर देंगे, तो K इज इक्वल्स टू मिल जाएगा N इंटू एवरेज स्पीड इंटू M इंटू C अपॉन 3, अच्छा देखो ये सारे टर्म को जब नीचे रखेंगे तो मिल जाएगा 3√2π(N)d का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे K क्या है, वेयर K इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तब तक आप इसे नोट करें और फिर मेरे को इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इस इक्वेशन को जो हमारा K का वैल्यू आया था K इज इक्वल टू 1/3 N इंटू एवरेज स्पीड M CV इंटू लेमडा, इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया है, सपोज कर लो। इसके पहले हमने इसको इक्वेशन नाम नहीं दिया था, चलो इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमने देखा कि यहाँ पे हम दिया हुआ K इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे देखो स्मॉल n है, स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल N अपॉन कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम है इस स्मॉल n के जगह पे, इनटू एवरेज स्पीड, ठीक है, ये स्मॉल v है, ये एवरेज स्पीड है, और ये क्या है, वॉल्यूम है। यहाँ पे m है, m को इधर लिख लो, इंटू लेमडा इंटू CV, ठीक है। तो आपको मिलेगा K इज इक्वल्स टू 1/3 और इस पूरे को हम लिख सकते हैं रो, ठीक है, क्योंकि ये टोटल मास हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, पूरे मॉलिक्यूल में कितने नंबर हैं, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं कहते, पूरे सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो n मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल का मास m है तो टोटल मास कितना हो जाएगा, n इंटू m, ठीक है। और तो हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, इसलिए इसको लिख लिया रो, फिर यहाँ पर लिखते हैं इंटू एवरेज स्पीड इंटू लेमडा इंटू CV। और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस पूरे टर्म को ईटा कहते हैं, ईटा का यही वैल्यू आया था। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो इस ईटा की वैल्यू आई थी, इस ईटा जो कोस्ट आया था 1/3 रो इंटू एवरेज स्पीड इंटू लेमडा, ठीक है। और इस वैल्यू को देखते हुए हम इस पूरे के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ईटा लिख सकते हैं। तो मिल जाएगा K इज इक्वल्स टू ईटा इंटू CV, ठीक है। और यहाँ से कह सकते हैं कि CV जो है ये स्पेसिफिक हीट है, भूलिएगा नहीं, स्मॉल c है, तो CV इज इक्वल्स टू मिल जाएगा K अपॉन ईटा, ठीक है। यह एक रेशियो मिल गया। वेयर क्या कह सकते हैं, वेयर K क्या है, इधर लिखा हूँ K का वैल्यू, K है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी,
और जो हमारा ईटा है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड करें, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। और इसका रिलेशन भी आपने यहाँ पे बता दिया, रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और क्या है, स्पेसिफिक हीट, इन तीनों का रिलेशनशिप भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो एक टॉपिक भी इसको बना सकते थे कि रिलेशन बिटवीन के, ईटा एंड सी बी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, इन तीनों का रिलेशनशिप भी निकाल लिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने भी लोगों को ये वीडियो रिक्वायर्ड है उन्हें शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर BSc तक के वीडियो को अपलोड करता हूं और बहुत ही सीक्वेंस वाइज कह सकते हो, मैं एक एक वीडियो को अपलोड करता हूं। जैसे हम थर्मल फिजिक्स का चैप्टर 2 हम पढ़ा रहे हैं, इसमें कह सकते हैं जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर 2 में भी ये हमारा 2-3 वीडियो अपलोड हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। और जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने छोटे भाई बहन को भी शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको लिंक मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और इतने गर्मी में, इतनी रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है यार। तब तक विदा लेता हूँ, जय हिंद।